हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड यूनिट की बात करेंगे कि थर्ड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सितंबर या फिर मार्च के पेपर किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो काफ़ी दिन से सितंबर एग्ज़ाम के लिए बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। सो बेटा संडे है, सो आज मैं फ्री हूँ, आप लोगों को बता सकती हूँ। सो चलिए थर्ड यूनिट के बेटा हम लोग पहले मार्किंग स्कीम देखते हैं। अगर आपका मार्च का पेपर होगा उसमें क्या होगा, आपके 5 MCQs आएंगे, मतलब 5 MCQs क्वेश्चंस बनेंगे 1 मार्क्स के। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है और एक थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन अगर सितंबर की बात करें, सितंबर में आएगा बेटा आपका 70 मार्क्स का पेपर और सिर्फ फर्स्ट 5 यूनिट्स ही आएंगे आपके एग्जाम में। फर्स्ट 5 यूनिट है तो ये वाली मार्किंग स्कीम तो आप देखो ही मत, क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा। अब देखो, अगर 9 + 7 + 10 + 7 और 4 को ऐड करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स बनेंगे 37 मार्क्स। टोटल बन रहे हैं 37 मार्क्स। अब अगर 35 + 35 को ऐड किया जाए तो टोटल 70 मार्क्स बन जाएंगे। अब देखो बेटा, सितंबर मार्क्स की कोई मार्किंग स्कीम ऐसे नहीं आई बोर्ड की तरफ से कि ऐसे ही आपने पेपर डालना या क्या है। सो सितंबर एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आपके टीचर्स ही डालेंगे। सो मान के चलो कि हर एक जो चैप्टर है उसके मार्क्स आप डबल कर लो। 9 का कर लो 18, 7 का कर लो 14, 10 का कर लो 20, 7 का 14 और इसे 4 ही रहने दो। ठीक है, अब इस नंबर ऐड करो अपने। ठीक है, ये हो गया 20 और 3, 4, 5, 6, 7, ये बन गया आपका 70 मार्क्स का पेपर। सो मान के चलो कि कुछ ऐसा मार्किंग स्कीम आपकी हो सकती है, हर एक चैप्टर को डबल कर दिया गया। इसका मतलब 2 की बजाय आपके 4 MCQs आएंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन आने की बजाय आपके 2 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा। या मतलब थोड़ी सी मार्किंग स्कीम आपके टीचर्स को चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके 70 मार्क्स का पेपर बनेगा। इसका मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन किसी और चैप्टर में से बनेगा। सो आप मान के चलो कि थर्ड यूनिट में से या फिर फोर्थ यूनिट में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है सितंबर एग्जाम में। क्लियर हो गया बेटा? काफ़ी बच्चे मार्किंग स्कीम को लेके काफ़ी डाउट में है। सो अपनी क्लास टीचर से पूछो कि उन्होंने पेपर पैटर्न कैसे बनाया है या वो उन्होंने पेपर पैटर्न क्या रखा है, वो कैसे पेपर डालेंगे। अदरवाइज होगा यही, 28 क्वेश्चंस आपके आएंगे MCQs, 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 मार्क्स के। अगर यहाँ तक काउंट किया जाए सिर्फ 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं लेकिन 7 क्वेश्चन आने हैं। मान के चलो कि यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ गए और यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। ये आपके टीचर पे डिपेंड करेगा कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस वो ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चंस बनेंगे। अगर यहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। हो सकता है कि वो फर्स्ट चैप्टर में से भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दें, या यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट यूनिट का। और अकॉर्डिंग टू मी कि थर्ड चैप्टर काफ़ी लेंथी है, थर्ड यूनिट काफ़ी लेंथी है, यहाँ से एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। सो सितंबर एग्जाम हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि 5 मार्क्स का भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। सो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अपनी मेन बुक जो भी आपके पास है, मॉडर्न, दिनेश, प्रदीप, NCERT, जो भी आपके पास बुक है उसके बैक क्वेश्चंस 1 मार्क्स की। NCERT में तो नहीं है MCQs, लेकिन दिनेश, मॉडर्न में MCQs बहुत अच्छे से दे रखे हैं। सो आप लोग MCQs अपनी तरफ से ज़रूर पढ़ें। जब तक आप खुद MCQs नहीं करोगे, कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप लोगों को MCQs डायरेक्ट समझ नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो चलिए इस वीडियो में बेटा हम लोग MCQs तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ने हैं। और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से करके जाओगे, मैं मान के चलो कि 80 to 90% क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन से। सो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस चेक कर लो। देखो जो थर्ड यूनिट है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब अगर आप देखोगे गैल्वेनोमीटर तक, ठीक है, कन्वर्जन तक, यहाँ तक एक पार्ट बनेगा। आपकी जो यूनिट वाइज देखा जाए यहाँ तक एक पार्ट बनेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिज्म है चैप्टर नंबर 5 है, मतलब ये चैप्टर नंबर 4 है और ये चैप्टर नंबर 5 है। अगर आप अपनी बुक्स में ध्यान से देखो सो ऐसे ये चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। अगर आप CBSE का सिलेबस देखो उसमें ऐसे चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए मतलब यहाँ तक आपका कोई एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है, कोई एक जो थ्योरी क्वेश्चन है
एक न्यूमेरिकल या एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और जो सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 and 2 मार्क्स, और जो अपर पार्ट है वो जो गल्वेनोमीटर तक का पोर्शन है यहाँ से 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले जैसे बेटा बाइट-सर्विट लॉ है, बाइट-सर्विट लॉ और इसकी एप्लीकेशन, देन अम्पेयर-सर्विट लॉ और इसकी एप्लीकेशन है। ये टोटल मिला के जैसे अम्पेयर-सर्विट लॉ की 2 एप्लीकेशन है, एक इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर और एक सोलेनाइड वाला। सिमिलरली जो बाइट-सर्विट लॉ है इसकी एक ही एप्लीकेशन है। सो टोटल मिला के आपके 3 आर्टिकल्स बन रहे हैं और बाइट-सर्विट लॉ का स्टेट एंड प्रूफ भी आएगा। जैसे अम्पेयर-सर्विट लॉ का बेटा नो प्रूफ है, सो इसे स्किप भी कर दोगे चलेगा। +1 करके 4 क्वेश्चन है। सो बेटा एक तो आपने यही 4 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, मतलब बाइट-सर्विट लॉ और अम्पेयर-सर्विट लॉ का। उसके बाद आ जाओ फोर्स ऑन अ करंट ऑन चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यस ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा साइक्लोट्रॉन की थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल्स और आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप इसे स्किप भी कर दोगे, थोड़ा सा अनदेखा भी कर दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ऑल्सो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 3 मार्क्स में बन सकता है या फिर 2 मार्क्स में बनने के चांसेस कम है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ गल्वेनोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है उतना ही गल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है और उतने ही बाइट-सर्विट लॉ और अम्पेयर-सर्विट लॉ इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि इन जैसे बाइट-सर्विट और अम्पेयर के 4 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपका साइक्लोट्रॉन और 6th क्वेश्चन आपका गल्वेनोमीटर, 7th क्वेश्चन इसकी कन्वर्जेंस है। अगर ये 7 क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, मान के चलो कि 90 to 95% चांसेस है कि इन्हीं 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिल ही जाएगा, अगर आपके टीचर ने 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में डाला होगा। 100% इवन 100% आप लोगों को 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन कोई ना कोई मिल जाएगा। अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो और साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल्स प्लस कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। ये दोनों न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई विल ट्राई कि इस वीडियो के लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लें। अब आ जाओ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, विच इज़ अ क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग पढ़ लो इसे, ठीक है, 3 मार्क्स में, अदरवाइज थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का आर्टिकल है। आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन किया होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन डिट्टो सेम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की बात हो रही है। अदरवाइज दोनों में अगर मेथड सेम रखना चाहते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, आप लोग रख सकते हो। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो तो मैग्नेटिक फील्ड के ये दोनों आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टॉर्क वाला भी सेम आर्टिकल आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आए हो और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन 3 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के। सो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बन जाएंगे ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन तो मैग्नेटिक फील्ड के सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे पेपर में। आपने बस इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। अदरवाइज दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। टॉर्क वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का बन सकता है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, दिस इज ऑल्सो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज तक तो कभी नहीं आया एग्जाम में, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, तो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में ये हर सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए घुमा फिरा के, मतलब 1 मार्क्स के, क्योंकि एमसीक्यूज ही थे तो मिला था, देखने के लिए मिला था। सो आप इसको एमसीक्यूज के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यूज ट्रू फॉल या फिलिंग द ब्लैंक के लिए इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन मैग्नेटिक फील्ड में बेटा आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, दिस इज ऑल्सो लेस इंपॉर्टेंट। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, 3 का भी। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक डेक्लेरेशन, इंक्लिनेशन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो, ये 1 मार्क्स के लिए अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा भी आपका फुल फ्लेज आ सकता है। सो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और पेंसिल से बनाना। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी डेफिनेशंस है।
जो आपने पढ़नी है। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जाम्पल। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज, व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज। लेकिन पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा क्या हो रहा है कि पंजाब बोर्ड में थोड़ा सा CBSE टच आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के आ रहे हैं। अब पूछा जाएगा कि ससेप्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, वो वाले मटेरियल का नाम लिखो, जो नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी, ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ रहे हैं। सो पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जाई की वैल्यू किसकी ज़्यादा है या ये वाली चीज़ें, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट, इसकी सिर्फ डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर लेना। क्लियर हो गया। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को एक्यूरेट की बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। जिसकी थ्योरी मुझे अच्छी ना लगी मैं बता दूंगी कि मेरी वीडियो से कर लो या फलानी बुक से कर लो। सो चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे एक्यूरेट की बुक से। सो जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे एक्यूरेट की बुक से अच्छे नहीं लगे, सो मैंने वहाँ पे किसी और बुक के क्वेश्चंस रखे हैं या अपने नोट्स वहाँ पे सेट कर दिए। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो चलिए 3rd यूनिट के बेटा सबसे पहले आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस ज़रूर पढ़नी है। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी बुक यूज़ करें। देखो बेटा KBD एक ऐसी बुक है जिसमें आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो स्कैनर अच्छा है। आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन करनी है, मतलब लास्ट मोमेंट पे जस्ट देखना है कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ सकते। मतलब उन बच्चों के लिए KBD की बुक अच्छी है, वो बच्चे यूज़ कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी लेवल इतना है कि वो 95% प्लस वाले बच्चे हैं। सिर्फ वही बच्चे जो 90 प्लस वाले या 95 प्लस वाले बच्चे हैं, सिर्फ वही बच्चे KBD यूज़ करो। अदरवाइज़ बाकी बच्चों को KBD यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें आंसर्स नहीं गिवन। अगर आप लोगों ने वीक स्टूडेंट हो, मान लो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट इन द सेंस जिन बच्चों को पास होने की टेंशन होती है, जिन बच्चों को यही नहीं समझ लगता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो वाले बच्चे वो एपेक्स की बुक यूज़ कर लो। एपेक्स की बुक में जो KBD की क्वेश्चंस है, मतलब कि 10 ईयर के क्वेश्चंस है, वो सारे सॉल्व हैं और चैप्टर वाइज सॉल्व किए हुए हैं। चैप्टर वाइज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन आपको MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल, ये कुछ भी नहीं मिलेगा एपेक्स में। इसका मतलब अगर आप लोगों ने पास होना है, आप लोग मान के चलो कि 70 में से 30-40 मार्क्स ही लेने हैं आप लोगों को, तो एपेक्स यस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली एपेक्स की बुक आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी और बहुत इजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिए हुए, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोगों का टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है, देन बेटा आप लोग एक्यूरेट की बुक यूज़ करो। एक्यूरेट की बुक में आप लोगों को MCQs मिल जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कभी भी जो एग्जाम में अभी तक नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, थोड़ा सा CBSE टच दिया गया है एक्यूरेट की बुक में। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वहाँ पे लिखा हुआ है, जो लास्ट में जिस पे कोई सन नहीं लिखा, अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा। मतलब अपने लेवल के अकॉर्डिंगली बेटा आप लोगों ने बुक चूज़ करनी है। किसी को मत देखो कौन क्या पढ़ रहा है, आप अपना लेवल खुद चेक करो कि हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है जी। सो सॉल्व्ड बुक, 2 बुक ऐसी बुक्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, एक है एपेक्स और दूसरी है एक्यूरेट। अगर आप लोग बहुत वीक बच्चे हो, एवरेज स्टूडेंट हो तो एपेक्स ले लो। अगर एवरेज से अबव स्टूडेंट हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, 70 में से 70 मार्क्स लेना चाहते हो, बेटा एक्यूरेट बुक आप लोग यूज़ कर सकते हो। बोथ आर आर हेल्पिंग बुक्स। हेल्पिंग बुक मतलब जो आप लोगों को हेल्प करेगी कि एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना है। अदरवाइज मेन बुक बेटा आप लोग दिनेश या फिर मॉडर्न ही यूज़ करो, उसके बैक क्वेश्चंस अच्छे से करो। ज़्यादातर पेपर मॉडर्न की बैक क्वेश्चंस में से ही आता है। क्लियर हो गया? आई थिंक बुक की अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो बार बार बच्चे बुक को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। देखो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस है मैं अकेला एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना।
यहाँ से आपको क्या बेनिफिट होगा, ये जो शॉर्ट टर्म्स पढ़ना, यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। मान लो आपको एमसीक्यूज आ गया कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आप लोगों को नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे, आप लोगों ने देखना है कि वेबर है, ठीक है। सो ये जो शॉर्ट टर्म वाली टर्म्स है ये आपको एमसीक्यूज करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मैनी यूनिट्स इन अ 1 टेस्ला, आपको ये ऐसी कोई ऑप्शंस, आप लोगों को एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, या फिर डेफिनेशन 1 मार्क्स की थ्योरी में डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 28 के 28 ही एमसीक्यूज आएंगे, हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी का क्वेश्चन बन के आ जाए। सो फिजिक्स में 100% ऐसा नहीं होता जो मार्किंग स्कीम है डिट्टो पेपर आए। फिजिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है कि कभी कोई न्यूमेरिकल कंपलसरी आ गया, कभी कोई क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन आ गए, जैसे आपके लिखा होता है ना और में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। समटाइम ऐसा देखने में पेपर में मिला है कि दोनों क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन आ गए, कभी दोनों न्यूमेरिकल तो नहीं आए लेकिन यस दोनों थ्योरी क्वेश्चन आ गए, या फिर जो थ्योरी का कंपलसरी क्वेश्चन है उसकी जगह पे न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल आ गया तो करना तो पड़ेगा ही अगर कंपलसरी आ गया। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है। राइट हैंड थंब रूल इज़ अ इम्पॉर्टेंट रूल, और कमेंट में किसी बच्चे ने पूछा था कि राइट हैंड रूल जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। इसमें क्या है, अगर आप किसी एक पेन पकड़ लो अपने हाथ में, उसको जैसे इस हाथ हैंडल किया हुआ है ऐसे हैंडल करो, थंब आपका अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब आपकी करंट अपवर्ड जा रहा है, और अपनी फिंगर्स देखो किस तरफ कर्ल हो रही हैं, यहाँ से लेके इस तरफ कर्ल हो रही हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की ऑपोजिट सुई घूमती है वैसे घूमेगा। मतलब करंट अगर अपवर्ड होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर करंट डाउनवर्ड है, सेकंड डायग्राम देख लो, अगर करंट डाउनवर्ड है मतलब पेन को उल्टा पकड़ लो, अपना हाथ जो है नीचे ले जाओ, अब थंब नीचे लेके जाओगे, डाउनवर्ड लेके जाओगे, अब फिंगर ध्यान से देखो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो अगर करंट आपका डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज। सिर्फ ये रूल इस चीज़ को हेल्प करता है कि अगर करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप लोग करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये सम टाइम मान के चलो कि 30-40% चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट आपको एज सच क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 मार्क्स में कि एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या थंब राइट हैंड थंब रूल या फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, बट थोड़े से लेस चांसेस है, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, करंट एलिमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ करंट एलिमेंट्स, एम्पियर्स लॉ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बनने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लो। साइक्लोट्रॉन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो इस अगर आप शॉर्ट में पढ़ोगे ये चीज़ आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी कि साइक्लोट्रॉन किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, ठीक है, और किस ईयर में किया, क्योंकि अब देखो ये बहुत बारीकी वाली चीज़ है, जो एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है बहुत बारीकी वाली चीज़ है। और अगर आप पढ़ लोगे ऐसे एमसीक्यूज, देखो 70 मार्क्स का पेपर डिट्टो आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पेपर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इस चीज़ को कभी भी लिख के मत चलो कि सिर्फ यही बुक पढ़ के जाओगे तो 70 में से 70 मार्क्स आ जाएंगे। डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी पड़ेगी, आप लोगों को मॉडर्न दिनेश की बुक साथ साथ रखनी पड़ेगी। सो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं ये लॉन्ग आर्टिकल्स हैं, सो लॉन्ग आर्टिकल्स में ये काम आएगा। वोल्ट मीटर अमीटर आप लोग अच्छे से पढ़ लो, इसके 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पिछले 1-2 साल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या ये नीड है या एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर एंड वोल्ट मीटर, दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, नीचे ऑप्शंस गिवन होंगी, या फिर आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या है उसकी ऑप्शन आपको गिवन होगी। याद रखना रेजिस्टेंस की 0 होगी और वोल्टमीटर की इन्फिनिटी। दिस इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अमीटर ऑलवेज हम लोग सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर हमेशा हम लोग पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो अमीटर को हम लोग सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, ठीक है। लो मतलब
सो इसे अंडरलाइन कर लो कि अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, नॉट गैल्वेनोमीटर। अमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है व्हेन इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द सर्किट मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू द अमीटर। अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, मान लो यहाँ पे आप लोगों ने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कोई सर्किट आप लोगों ने रेजिस्टेंस लगा दिया या कुछ भी लगा दिया। सो अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो मैक्सिमम करंट, मोस्ट ऑफ द करंट, जितना भी करंट है वो सीरीज में अमीटर में से पास होकर जाएगा। दस अमीटर मेजर्स द एक्यूरेट करंट इन द सर्किट। सो ये वाला अमीटर उतना ही करंट मेजर करेगा जितना मैक्सिमम करंट इसमें पास होगा। क्लियर हो गया? अब सीरीज में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मान लो रेजिस्टेंस ऊपर है और अमीटर आपने नीचे लगा दिया, करंट यहाँ से आ रहा था 4 एम्पेयर, यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एम्पेयर ने कितना करंट मेजर करना है? 2 एम्पेयर, जबकि आ कितना रहा है? 4 एम्पेयर। 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, ठीक है। सो इसका मतलब मीटर तो आपको रीडिंग गलत बता रहा है, 2 एम्पेयर बता रहा है, क्योंकि आपने उसको गलत कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, करना था आपको सीरीज में कनेक्ट। क्लियर हो गया? आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन आपको सफिशिएंट होगी कि एग्जाम में आप लोग याद रख सको कि अगर पैरेलल में आपने लगा दिया तो करंट डिवाइड हो जाएगा, अगर करंट डिवाइड हो गया तो वो गलत रीडिंग बताएगा। डन। नेक्स्ट आ जाओ, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब वोल्टमीटर को ऑलवेज पैरेलल ही कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, नॉट गैल्वेनोमीटर, इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसका मतलब अगर आप सीरीज में लगाओगे इसको, वोल्टमीटर को, तो ये मैक्सिमम करंट जितना भी ड्रॉन करेगा करंट को, ये सारा ही मेजर कर करके बताएगा आप लोगों को, जिसकी वजह से एरर आएगा, मतलब एक्स्ट्रा करंट भी बताएगा आपको, वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज देगा। When it is connected in a parallel across any element, it draws negligible current from the circuit. Hence, the voltage across the element is not affected. So, इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप इसको पैरेलल में लगा दोगे, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। सो ये वोल्टेज ऊपर वाला करंट की भी बता देगा और नीचे वाली वोल्टेज की भी बता देगा। अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो हल्का सा डैमेज तो नहीं बोल सकते कि डैमेज होगा, लेकिन हाँ हल्का सा एरर शो कर देगा, थोड़ा सा करंट ड्रॉन होने की वजह से ये थोड़ी सी वैल्यू बता सकता है। सो याद रखना कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कन्वर्जन के। करंट लूप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज, और इसके ऐसे यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम जब एमसीक्यूज हुए थे, एमसीक्यूज का टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था, तो इसके ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं कि इसके जी ऐसा यूनिट बता दो। तो बच्चों को ऐसे यूनिट्स में कन्फ्यूजन रहती है, मीटर पर मीटर, अम्पेयर, मीटर, स्क्वायर। सो ये थोड़ा सा ध्यान से लर्न कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, शंट में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। दिस इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जो ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर में, और इसके यूनिट्स ओम ही रहेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट है, सोलेनाइड, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक लेंथ, बोर मैग्नेट्यून, ये सारी सिंपल लाइन में ही डेफिनेशंस है, सो अच्छे से पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वेश्चंस आए वो 2 मार्क्स में आप लोगों को आएगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन ये लॉन्ग आर्टिकल है तो लॉन्ग में ही पढ़ेंगे। अब देखो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डेक्लरेशन, ये चीज़ें आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको एज सच एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, मैग्नेटिक डेक्लरेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस गिवन है तो मतलब डायग्राम नहीं बनी हुई। जब भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, चाहे 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन क्यों ना आए, ट्राई करो कि डायग्राम ज़रूर हल्की फुल्की छोटी सी डायग्राम बनाकर ज़रूर आओ, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी, परमेबिलिटी, दीज आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिसेंटली पिछले 1-2 साल से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में से बहुत से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव किसकी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव किसकी है, ऐसे क्वेश्चंस, या सीरियल ऑर्डर में लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आगे जब हम लोग 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टीज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इवन 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर हो गया जी? सो ये जो प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशंस है, ये अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्यूरी पॉइंट हो गया हिस्टेरिसिस, कुरेसिविटी, रिटेंटिविटी। अच्छा, रिटेंटिविटी और कुरेसिविटी में से एमसीक्यूज काफ़ी बनेंगे, सो ये अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट,
ये आप जस्ट रीड आउट कर लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म आप लोग एक बार देख लेना, क्यूरी लॉ में से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये भी अच्छे से देख लेना। बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड करंट लूप है, दिस इज़ अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट, सो बस एक बार इसे देख लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। सो आई विल ट्राई कि जो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे ही वीडियो आ जाएगी। सो क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के हैं तो मेरी कंटिन्यूसली अब वीडियोज़ आ जाएंगी। सो आज हम लोग 5 मार्क्स के 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे 1 और 2 मार्क्स के। लेकिन वीडियो के लास्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कुछ होमवर्क के लिए दे दूंगी, जो आप लोग अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कौन सा न्यूमेरिकल नहीं समझ लगा या कैसे भी है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ईजिली डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है बाइट-सविट लॉ फॉर अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन 2010, 11, 12, 13, 15, 16, 17 में आया हुआ है। सो मतलब काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। और डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 है जितना करंट इसमें पास हो रहा है, सो करंट पे डिपेंड कर रहा है। सो नंबर 1 क्या है, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो जितना छोटा सा एरिया आप लोगों ने कंसिडर किया है MLN, जिस पे आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, सो एरिया इज DL। सो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। कितनी दूरी पे चीज़ रखी गई है, पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे है, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, सो R स्क्वायर। मतलब डी बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा, सो R स्क्वायर आएगा। अब इसके बीच में कोई ना कोई एंगल अप्लाई होगा, जो एंगल है वो क्या होगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों यूज़ करा है, जहाँ पे भी एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, साइन या कॉज हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, सो दैट इज़ वाई साइन थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, करंट, DL, R और थीटा। थीटा आप लोगों को साइन थीटा यूज़ करना होगा, सो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ना कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स, जैसे ही आपने कंबाइन करा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे, आ गया K कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। सो K की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1/4π एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे μ0/4π। और बहुत से बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे हैंड रिटन का लिख दिया, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आर यूज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इफेक्ट होगा, ठीक है, जो रेशियो होगी उसे परमेबिलिटी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो परमिटिविटी, ठीक है, परमेबिलिटी और परमिटिविटी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे μ0। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाओ, इसका मैथमेटिकल पोर्शन फर्दर सॉल्व किया हुआ है। μ0/4π की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, देन वेक्टर फॉर्म में आप लोग इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, हाउ विल यू डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो सबसे पहले आप लोगों ने कंसिडर करनी है कोई भी एक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस R होगा, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से कोई एक रेडियस ले लो, और बेटा ये एरिया बहुत ज़्यादा ओपन मत रखना, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे डायग्राम बना के आएंगे और इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो कि क्रॉस यहाँ पे लग जाएगा। आपको एक सर्कुलर रिंग चाहिए, मतलब सर्कल प्रॉपर बनी होनी चाहिए। देन एक सेंटर लो, दैट इज़ O, और रेडियस कितना है R। नाउ इट्स योर विश कि आप लोग स्मॉल r लोगे, कैपिटल R लोगे, क्योंकि ये आप लोगों ने कंसिडर करना है। बस ध्यान रखना, जो एक बार कंसिडर कर लिया डेरिवेशन में वही टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। सो बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैपिटल R कंसिडर करा है तो कैपिटल R ले लो। टेक अ स्मॉल एरिया DL, एक छोटा सा एरिया DL लो, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, और इसमें करंट फ्लो करवाओ। करंट I, इसका मतलब यहाँ पे भी करंट इस तरीके से जाएगा, यहाँ इस तरफ गया, देन यहाँ पे, देन डाउनवर्ड। क्लियर हो गया। सो सिर्फ करंट की डायरेक्शन बनाई है DL, स्मॉल एरिया DL कंसिडर करा है, और आपकी रेडियस लिया है R। अकॉर्डिंग टू द बाइट-सविट लॉ, हमें पता है बाइट-सविट लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा हम लोगों ने ये चीज़ ड्राइव करी थी, dB इज टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। अब देखो R आपका अंदर की तरफ है और DL ऊपर की तरफ, तो एंगल बिटवीन
R and DL is 90 डिग्री, सो 90 डिग्री आ गया. सो व्हाट इज साइन 90, सॉरी हाँ साइन थीटा 90 डिग्री आएगा. व्हाट इज साइन 90, साइन 90 इक्वल्स टू 1. सो साइन 90 यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ पे आ गया 1. फाइनली आपके पास क्या बचा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. ये आ गया. दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जहाँ पे आपने स्मॉल एरिया कंसिडर करा है. अब नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. पूरी रिंग के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मतलब वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन अप्लाई करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ. इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बच गया मैग्नेटिक फील्ड B. म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इसको आउटसाइड निकाल दो. करंट एक बार आपने जितना इसको दे दिया, सेम करंट पूरे लूप में फ्लो करेगा. सो आई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो करंट को भी बाहर निकाल दो. अंदर बच गया आपके पास ओनली डी एल, जो रेडियस है, रेडियस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. एक बार आपने जितना रेडियस ले लिया रिंग का, रेडियस भी कॉन्स्टेंट रहेगा. सो आर भी आ गया आपके पास बाहर. सो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर कौन बच गया, ओनली डी एल वैक्टर. ठीक है जी. व्हाट इज डी एल, क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है तो क्या आएगा 2 पाई आर. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा 2 पाई आर. सो 2 पाई आर यहाँ पे पुट कर दो. म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये सारी टर्म एज सच बाहर लिख दी, और 2 पाई आर यहाँ पे. पाई स्टेप में अगर आप लोग इसे कटिंग करना चाहते हो कट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पाई को पाई के साथ, 2 को 2 के साथ अगर कट करोगे, फाइनली वी गेट म्यू नॉट, आर के साथ आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर. ठीक है जी. यहाँ पे भी कट करके देखोगे तो सेम ही बचेगा. एक्चुअली अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो. अगर इसका न्यूमेरिकल आए तो ट्राई करो कि कटिंग मत करो, क्योंकि म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू आपको एज सच पता होगी. एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल्स सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है, पंजाब मोड में थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर नहीं करके जाना, न्यूमेरिकल्स को हल्का फुल्का देखकर ज़रूर जाना है. ठीक है. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगी तो n के साथ लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी टर्म्स को कट कर दिया था, सो आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर. ठीक है. अगर आप पूरी कटिंग कर दोगे तो इस तरीके से भी आंसर लिख कर आओगे तो चलेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन है जो राइट हैंड थंब रूल के साथ एक्सप्लेन की जा सकती है, कि आपका जो थंब है वो अपवर्ड होगा, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. नेक्स्ट आ जाओ. यूजिंग अम्पेयर सर्कुलर लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट. सो बेटा रिसेंटली अम्पेयर सर्कुलर लॉ के जो सोलेनाइड वाला क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन से थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है. अगर आप बेटा 70 आउट ऑफ 70 सोच रहे हो तो हर एक टॉपिक अच्छे से करके जाओ, कोई भी टॉपिक आप लोगों ने छोड़ना नहीं है. अगर आप लोग एवरेज बच्चे हो तो ट्राई करो कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो करो, बाद में दूसरे टॉपिक्स करो. जो वीक स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको टॉपिक्स में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या था या उसमें क्या था. जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो वाले टॉपिक्स करो. ठीक है. अम्पेयर सर्कुलर लॉ का सोलेनाइड वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो सोलेनाइड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से पढ़ सकते हैं वो इसके साथ ये जो आर्टिकल है इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी कर लो. जिन बच्चों का टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब 70 में से 70 मार्क्स लेने हैं, वो वाले बच्चे टॉरॉइडल वाला जो आर्टिकल है वो भी करके जाएंगे. जो रिसेंट टाइम है 1-2 साल में टॉरॉइडल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सो ट्राई करो कि सोलेनाइड, टॉरॉइडल और इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ये सारे पढ़ के जाओ. ठीक है. रिसेंट टाइम में जो इनफाइनाइट है वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट जो इसका प्रूफ है वो सेम है. सो एक बार इसको देख लेना. नेक्स्ट बाइट-सावर्त लॉ का क्वेश्चन है, ये हमने नहीं करना है. एक्चुअली ये एक्यूरेट की बुक में इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सालों में, पिछले सालों में ये करवाया, मतलब हमारे सिलेबस में था. रिसेंटली ये हमारे सिलेबस में नहीं है. अगर सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इसे नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ. स्टेट एंड एक्सप्लेन अम्पेयर सर्कुलर लॉ. स्टेट मतलब बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है. बच्चों को क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आती है कि स्टेट लिखा है तो क्या करना है, अच्छा इसका प्रूफ भी करना है. नहीं, इसका प्रूफ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ स्टेट करना है, मतलब कि डेफिनेशन लिखनी है. एक्सप्लेन द अम्पेयर सर्कुलर लॉ, उसे एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली. ठीक है. मतलब सिर्फ डेफिनेशन ही है, प्रूफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं लिखेंगे. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनाइड
कैरिंग करंट, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सोलेनाइड वाला क्वेश्चन कर लो। सो दिस इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देख भी सकते हो 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कॉन्टीन्यूसली ये पेपर में आया है। सो सोलेनाइड वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 1920 में पेपर ही नहीं हुआ फिजिक्स का, 21 में जो पेपर हुआ है वो फर्स्ट टर्म के MCQs थे, दैट इज़ वाई ये यहाँ पे 1920 का जिक्र नहीं है, ठीक है। 18 तक ही आप लोगों को मिलेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्पेयर सर्कुलर लॉ है क्या? दिस इज़ आप सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन देख लो, इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। सबसे पहले क्या है? इंटीग्रेशन का साइन। सो लाइन इंटेग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? dB अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ को ले लो dl इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द सर्किट या पासिंग थ्रू द क्लोज्ड इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, ठीक है जी। जो वर्डिंग लिखी है वही आपका मैथमेटिकल पोर्शन है। सो मैथमेटिकल पोर्शन याद कर लो, यहीं से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। आगे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आप लोगों ने सबसे पहले एक सॉलिनाइड कंसिडर करना है। सो ट्राई करो ऐसा सॉलिनाइड मत करो जैसे हम लोगों ने पहली वीडियोस में किया हुआ है, इस तरीके का सॉलिनाइड कंसिडर करो। यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक जाएगी? पॉइंट C और D तक, ठीक है जी। इस सॉलिनाइड की लेंथ कितनी है? L, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? N। सो कोई पॉइंट P कंसिडर करा जहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। क्लियर हो गया? सो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स, ये चीज़ ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न लॉन्ग सॉलिनाइड में कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं डिवाइडेड बाय लेंथ। सो सबसे पहले लिखा हुआ है कंसिडर वेरी लॉन्ग सॉलिनाइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनाइड। सो स्मॉल n किसके इक्वल आ गया? कैपिटल N ओवर L। अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A से लेके B तक। जैसे ये सॉलिनाइड हमने बनाया था, A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेके D तक और D से लेके A तक। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। A to B फर्स्ट पार्ट, B to C सेकेंड पार्ट, C to D थर्ड पार्ट एंड D to A फोर्थ पार्ट। क्लियर हो गया जी? सो क्लोज्ड इंटेग्रल B डॉट DL को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, जो A से लेके B तक का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, सिर्फ इसी पोर्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। बाकी पार्ट्स में क्या हुआ? B से लेके C तक क्या हो गया? B इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पाथ BC और AD, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया। अगर परपेंडिकुलर है B डॉट DL के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90? cos 90 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ पे भी 0। सो ये 2 टर्म्स आपकी खत्म हो गई, ठीक है। हमें पता है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ये चीज़ याद रखना। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और जो मैग्नेटिक फील्ड थर्ड यूनिट में पढ़ा है, थर्ड यूनिट में हम लोग ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर 0 होगा। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है C से लेके D तक, ये भी पाथ 0 हो गया। सो ये पोर्शन भी 0 हो गया फाइनली। अच्छा, जो चीज़ें मैंने अभी बोल के बताई यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोगों ने प्रॉपरली थ्योरी में लिख कर आनी है चीज़ें। ये चीज़ें डायरेक्ट 0 पुट कर क्या होगी? आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो आपको ब्रीफली देना होगा। सो यहाँ पे लिख दो क्या क्या चीज़ें आपकी 0 हैं, ठीक है। 0 लिखोगे तो ये टर्म्स आपकी हो गई 0, ख़त्म हो गई। सो बच गया सिर्फ A से लेके B पोर्शन, A से लेके B तक आपका DL वेक्टर भी इसी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। सो एंगल बिटवीन B और DL इज 0। सो cos 0 इक्वल्स टू 1। सो बच गया आपकी ओनली दिस टर्म। नाउ B इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो टेक आउटसाइड, बाहर निकाल दो। अब आ गया DL। अब ध्यान से देखो बेटा, सोलेनाइड है, ठीक है। हमें पता है ये टोटल लेंथ कितनी है? L या स्मॉल l। सो इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को कैंसिल आउट कर दिया, बच गया BL, ठीक है जी। नाउ अम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंगली क्लोज्ड इंटेग्रल DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप ABCD। यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो म्यू नॉट NLA। सो दोनों इक्वेशंस को, वो फर्स्ट इक्वेशन सी, ये सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, L के साथ L कैंसिल। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। हमने सोलेनाइड के अंदर
ये चीज़ प्रूव कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। सो एन किसके इक्वल था, कैपिटल एन एल। सो अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी। डन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आर्टिकल इज जो हमारे सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन ये एक्यूरेट की बुक से नहीं करेंगे, ये आप लोग मेरे नोट से कर सकते हो। सो मैंने ये जो टॉपिक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। सबसे पहले एक छोटी सी रिंग ले लो, रिंग का छोटा सा पोर्शन ले लो ए बी, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, जो एरिया आ गया डी एल। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज ए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाहर कोई पॉइंट ले लो पी, ए ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, एक्स। जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज आर। आर को कैसे कंसिडर करेंगे, आर इज इक्वल टू यहाँ पे बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाओ, ये आ गया, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दो, दूसरी तरफ चला जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट मतलब कि हाफ की फॉर्म में लिख सकते हो, तो हाफ लिख दिया। जो बेस कंपोनेंट ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, डायामीटर है। सो बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा। ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर। सो एक कंपोनेंट आपका बच गया, वो है साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो पता करेंगे वो इस कंपोनेंट की वजह से पता करेंगे। सो इस विच इज दिस कंपोनेंट, डी बी साइन थीटा, ठीक है जी। सो सबसे पहले यहाँ पे जो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री साइन थीटा है, 90 पुट करो, साइन 90 इक्वल्स टू 1, ये टर्म बच गई। नेक्स्ट आपने लिखना है कि दोनों कंपोनेंट्स कॉस थीटा वाले इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, सो दे आर कैंसल आउट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। सो एक कंपोनेंट बच गया, दैट इज डी बी साइन थीटा, ठीक है। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा। सो छोटा सा एरिया ये वाला कंसिडर कर लो, ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, ये रहा एंगल, परपेंडिकुलर क्या है ए, ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये आ गई आपकी साइन की वैल्यू, ठीक है। सो ये आ गई आपकी साइन की वैल्यू। डन। सो पुट कर दो साइन की वैल्यू यहाँ पे, और dB की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व करी थी, यहाँ पे dB ये रहा, ठीक है। dB और साइन थीटा दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, और हमारे पास आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फर्दर r हमें नहीं चाहिए, r की जगह पे अगेन वैल्यूज पुट कर दो। अब r की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू लिखें, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्क्वायर या अंडर रूट नहीं आएगा, सिंपल टर्म आ रही है। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, इन दोनों को ऐड कर दो, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 3/2। सो यहाँ पे आ गया 3/2। सो जितनी भी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं टेक आउटसाइड, बाहर निकाल दो, अंदर बच गया dl। सो dl क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r, बट r नहीं कंसिडर करना, यहाँ पे क्या किया हमने, रेडियस a, सो 2 पाई a, ठीक है जी। सो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म यहाँ पे लिखनी है, एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में नेक्स्ट स्टेप में चला गया। सो ये वाली टर्म यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। ये आपका आ गया, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स लोगे तो n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। स्पेशल केसेस पूछे होंगे तो ये आपके स्पेशल केसेस हैं, क्लियर हो गया। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आप लोग पिछले 10 साल में देख सकते हो कि 1 या 2 बार आया है। साइक्लोट्रॉन क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइक्लोट्रॉन आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 1-2 बार आया है। सो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना है। जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 वाले हैं उन्होंने तो डेफिनेटली देख कर जाना है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख सकते हो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में आया हुआ है, ठीक है। सिर्फ 18 में नहीं आया, उसके बाद पेपर नहीं हुआ, मतलब ऑलमोस्ट ये कॉन्टीन्यूसली आता है हमारे पेपर में, क्लियर हो गया। 2010 से लेके 14-15 तक तो बेटा 3 सेट आ रहे थे, दैट्स वाई किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में साइक्लोट्रॉन आपको मिल ही जाता था, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज इस चैप्टर का साइक्लोट्रॉन हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सोलेनाइड हो गया, क्योंकि यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में,
3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। सो 3 मार्क्स का कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, या गैल्वेनोमीटर आएगा, या साइक्लोट्रॉन आएगा, या फिर बाइट-सावर्ट या एम्पियर सर्कुलर लॉ में कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सितंबर एग्जाम में हो सकता है यहाँ से आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल जाए और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन मिल जाए। मुझे लग रहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के टीचर्स डालेंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम आप लोगों के टीचर्स ने ही देखनी है सितंबर एग्ज़ाम की। सो मार्च को ही डबल कर देंगे। सो देख लेना, अपने टीचर से ज़रूर पूछना कि उन्होंने पेपर पैटर्न कैसा रखा है। सो उसके अकॉर्डिंगली ही थोड़ा सा प्रिपेयर करना। चलिए, सबसे पहले 2 डीज ले लो। डीज के बीच में, ठीक है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली हैवी चार्ज पार्टिकल, नॉट इलेक्ट्रॉन, इट मे बी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सेलरेट करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। पॉजिटिव चार्ज, हैवी पॉजिटिवली चार्ज लिख लो, ठीक है, कल्ला पॉजिटिवली चार्ज मत लिखो। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, आयंस एक्सेट्रा टू एक्वायर इनफ एनर्जी टू कैरी आउट देयर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी एक्वायर कर लेगा कि ये धीरे धीरे इस तरीके से घूमता हुआ बाहर ही निकल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ विंडो ज़रूर बनाना, विंडो से बाहर निकल जाएगा। जो बच्चे एमबीडी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एमबीडी की जो साइक्लोट्रॉन के डायग्राम है मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे ना तो विंडो बनी है, ना ही वहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ है, और ना ही वहाँ पे इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो जो बच्चे एमबीडी को फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लें, बिकॉज एमबीडी उन बच्चों के लिए है। अच्छा चलो, मैंने एमबीडी का नाम लिया है तो बता देती हूँ। एमबीडी की जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे डायग्राम्स ऐसी दे रखी हैं, बहुत सारी डेरिवेशन ऐसी दे रखी हैं जो मतलब कि वीक स्टूडेंट करके आएंगे तो मतलब वो इजीली समझ लेंगे, उसको इजीली करके आएंगे, लेकिन उसमें मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, एमबीडी बहुत ज़्यादा मतलब जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो पास होना चाहते हैं, पास या थोड़े से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, वो उनके लिए ठीक है। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंगली एमबीडी को अवॉइड करो, एमबीडी नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसमें बहुत सारी डायग्राम्स को लेकर बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। आगे आ जाओ, इसका प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन के बारे में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो स्किप भी कर सकते हो। प्रिंसिपल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में काम करेगा। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें लगी हुई हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। ये है ऑसिलेटर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से ये काम करेगा। सो इट्स works on the principle that the positively charged particle is made to move time and again in a high frequency electric field by using strong magnetic field। high frequency electric field से move होकर strong magnetic field में जाएगा and get accelerated, इस तरीके से वो accelerate हो जाएगा and acquire sufficiently large energy, और इस तरीके से वो sufficiently large energy acquire कर लेगा। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, इन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है ताकि बच्चों को लर्न करना इजी हो जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ ही लोगे। कंस्ट्रक्शन में आप लोग वर्डिंग अपनी भी लिख कर आओगे तब भी चलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मतलब जो जो चीज़ें डायग्राम के अंदर है वही आप लोगों ने लिख के आनी है। सो एक आधा पॉइंट को स्किप भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी वर्किंग ये कैसे काम करेगा। सो सिंपल समझा देती हूँ कि सेंटर में सबसे पहले कोई पॉजिटिव आयन बनेगा। सबसे पहले क्या होगा कि ये इनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, जैसे इनसाइड कंडक्टर जाएगा, हमें पता है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। मैग्नेटिक फील्ड ने मूव करवाया, अगेन गैप के अंदर आ गया, गैप के अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये काम करेगा। ये वाली डी अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्वायर। ठीक है, पोलैरिटी नेगेटिव आ जाएगी। सो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो अगेन पॉजिटिव आ गया, अगेन मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसने अगेन इसको धक्का मारा, सेंटर में ले गया, सेंटर में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। अब डी जो होगी नेगेटिव पोलैरिटी पे आएगा, नेगेटिव साइन एक्वायर करेगा। सो इससे पॉजिटिव टर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये कॉन्टीन्यूसली मूव करता करता इतनी हाई एनर्जी के साथ यहाँ से विंडो से बाहर निकल जाएगा और किसी टारगेट पे जाके इतनी ज़्यादा ज़ोर से टकराएगा कि टारगेट टूट जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये इसकी वर्किंग है। वर्किंग आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ इसकी थियोरी और मैथमेटिकल पोर्शन। यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है, दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी
क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे आपके पास आएगा साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। व्हाट इज साइन 90? 1। सो फोर्स कितना आ गया? क्यू वी बी। सो क्यू वी बी आ गया। ये उतना ही फोर्स होगा जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करेगी। सो ये जो फोर्स है क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से आर निकाल लो, वी के साथ एक वी कैंसिल, आर दूसरी तरफ जाएगा, देन एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास रेडियस। रेडियस के बाद आप लोगों ने टाइम निकालना है। टाइम किसके इक्वल है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। वैल्यूज पुट करो और टाइम पीरियड निकाल लो। ठीक है जी, टाइम पीरियड के बाद फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल है? टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल। सो टाइम पीरियड को ही उल्टा कर दो, वो आपके आ गई फ्रिक्वेंसी। एनर्जी गेन मतलब हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। वेलोसिटी अभी हमने ऊपर सॉल्व करी है वेलोसिटी। ठीक है, रेडियस यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, रेडियस से वेलोसिटी निकाल लो। सो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? आर क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, वेलोसिटी ये आएगी। सो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, क्यू बी आर ओवर एम पुट करी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी। अदरवाइज साइक्लोट्रॉन में अगर उन्होंने थ्योरी बोला है, आप लोग सिर्फ रेडियस, वेलोसिटी या टाइम पीरियड तक भी सॉल्व करके आओगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो अच्छे से करना। नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्योंकि इस चैप्टर में बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। गल्वानोमीटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, ठीक है, बाइट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन, सब पेयर क्या एप्लीकेशन। सो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखकर अगर हम लोगों ने मतलब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालना है तो मतलब उनमें से बनेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। अगर आपके पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल में चला गया, मतलब कोई सारा पेपर तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ नहीं सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सारा पेपर कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। अगर बाकी चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से कोई ना कोई अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। सो ये एक वैसा क्वेश्चन है अगर आपके पेपर के लेवल को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके जाना हो, बिकॉज दिस इज़ अ क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझे एक्यूरेट की बुक से नहीं अच्छा लगा, सो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, सो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी। सो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैं इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, प्लेलिस्ट में जाओ, +2 फिज़िक्स की 3rd प्लेलिस्ट में जाओ, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंडर व्हाट कंडीशन दिस टॉर्क विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा सिर्फ अगर मतलब ये चीज़ ना पूछे, वो इसके स्पेशल केस ना पूछे, सिर्फ इतना क्वेश्चन आए तो ये 2 मार्क्स में भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि 2 मार्क्स का आए तब भी हम लोग कर ले, अगर 3 मार्क्स का आए तब भी हम लोग इसको ईजिली हैंडल कर लें। ठीक है जी। सो इसे एक बार देख लेना क्योंकि ईजी टॉपिक है, दैट्स वाई मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट कंडीशंस द फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज 2010-12 के बाद ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। जो 11 में भी आया था वो सितंबर के जो कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं उसमें आया है, मतलब उसके बाद सिर्फ मार्च में आया है 2011 के अंदर। सो आप लोग इसे जस्ट देख लेना। अगर एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी तो मेरा टाइम बहुत जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होएगी तो प्लीज़ एक बार मेन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना, आई विल एक्सप्लेन in our next video. Next आ जाओ, how a moving coil galvanometer can be converted into voltmeter. This is most important question. ठीक है, वोल्टमीटर को कैसे कन्वर्ट करें, गल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रिसेंट टाइम में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये क्वेश्चन देख लो, गल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कन्वर्टिंग लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर आप लोग, अच्छा इसको याद कैसे करना है, मैथ्स में AP सीरीज़ होती है ना, यहाँ से याद कर लो। अगर गल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर में तो कैसे क्या करना पड़ेगा,
पैरेलल जोड़ना होगा। दूसरा आ जाओ VS, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सीरीज़ में लगा दो, ठीक है, याद रहेगा AP सीरीज से, AP VS, AP मतलब मीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दो और वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दो। अब देखो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो याद रख लो VS, S मतलब सीरीज़ में कनेक्ट करना है, सो लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया जी, देन आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीरीज़ में लगाना है, मतलब एक रेजिस्टेंस ले लो और एक गैल्वेनोमीटर ले लो, ये आ गया आपका VS, वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। अब जितना करंट बेटा यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा। मान लो कि कौन सा करंट है, IG करंट, सो यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस है, R, सो IGR प्लस IGG, सो दोनों में से IG कॉमन बाहर निकाल दो, अंदर रह गया R प्लस G, सो V किसके इक्वल आ गया, अदरवाइज V किसके इक्वल है, IR के, ठीक है। और इस IR की जगह पे क्या लिखना है, IGR प्लस IGG, सो IG बाहर निकाल दो, अंदर रह गया IR प्लस G, ये टर्म बच गई। अब यहाँ से हमें निकालना है कि R की वैल्यू कितनी है, सिर्फ R निकालनी है। सो R निकालने के लिए सबसे पहले IG दूसरे के पैर में ले जाओ, सो V डिवाइडेड बाई IG, ठीक है। हमें निकालना है सिर्फ R, तो G भी दूसरी तरफ ले जाओ, सो माइनस में आ गया, सो इसकी रेंज होगी 0 से लेके V वोल्ट। क्लियर है जी। सिमिलरली अम्पेयर से हमें क्या याद करना है, AP, गैल्वेनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ले लो और शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लो। अगर पैरेलल जोड़ोगे दोनों को तो ये एज एन अमीटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी। सो जितनी पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। सो ऊपर कौन सा करंट जा रहा है, IGG इज इक्वल्स टू I माइनस IGS, ठीक है जी। सो इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से S निकाल लो, ठीक है, ये आ गई आपकी शंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रिसेंट टाइम में ये क्वेश्चन पॉपुलर है, रिसेंट टाइम में। सो ये क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 18 में आया है, 19 वाले तो आपको पता है पेपर नहीं आए। अब देखो गैल्वेनोमीटर 2010 से लेकर 17 तक कॉन्टीन्यूसली ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिला है। सो डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है, समझ के करना है, ठीक है। सो क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, सो बेटा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी स्किप कर रही हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। देन टॉर्क वाला आर्टिकल, बेटा ये आर्टिकल आपका 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स के आने के चांसेस थोड़े से कम है, 2 मार्क्स के आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, सो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने जैसे आपको बताया कि एक्यूरेट में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप इसको स्किप करके जाओगे तो जा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक कभी पेपर में नहीं आया। अगर स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन आर मोर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जो ये क्वेश्चन है एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले, ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। सो इनको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि सेम मेथड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, बस आप लोगों ने मेथड अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सिर्फ ई की जगह पे लगा देना है मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है जी। बाकी सारा मेथड सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल इक्वेटोरियल आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, ठीक है। आगे है कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, क्योंकि एंगल मैग्नेटिक डेक्लारेशन इंक्लिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉज थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट। अदरवाइज पढ़ के जाना, 2 मार्क्स के अंदर ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हाउ एन एटम बिहेव एज एन मैग्नेटिक डाइपोल, और इसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। दिस इज़ अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 2015 में आया, उसके बाद कभी नहीं आया। जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 वाले हैं वो बच्चे ये क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज बाकी बच्चे छोड़ दो। अब टॉरॉइडल वाला क्वेश्चन है, सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा 2010 में आया कि कब आया, क्योंकि ये बहुत रेयर चांसेस है कि कभी आया है। अदरवाइज मैंने भी कभी नहीं देखा कि एग्ज़ाम में कभी टॉरॉइडल आया हो। लेकिन रिसेंट टाइम में आप लोग इसको पढ़ के जाना। 70 वाले बच्चे जो 70 आउट ऑफ 70 सोच रहे हैं
वो वाले बच्चे इसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, बाकी बच्चे छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेट क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा। एज सच क्वेश्चन आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ लो, बहुत है। उसके बाद ब्रीफली डोमेन थियोरी ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये तो 100% छोड़ दो, कभी भी थियोरीज फिजिक्स में नहीं आएंगी, ठीक है। पढ़ लो, कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाओ, क्योंकि बुरी किस्मत का कुछ पता नहीं कि पेपर में क्या आ जाए, तो वहाँ पे बैठ के ये तो बोल नहीं सकती रिम्पल मैम ने बोला था छोड़ दो। अगर 70 आउट ऑफ 70 वाले बच्चे हो तो सारी चीज़ें पढ़ के जाओ, एवरेज बच्चे हो तो इम्पॉर्टेंट प्लस जितने भी क्वेश्चंस हैं अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ। जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ, आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज़ ऑल्सो थियोरी, आप इसे भी स्किप कर सकते हो। सो आई थिंक बेटा आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, बिकॉज काफ़ी लेंथी हो जाएगी हमारी वीडियो। नेक्स्ट मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे रखे हैं आप लोग इसको ट्राई करके देख लो, ठीक है, सॉल्व करके देख लो, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस तो की होगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को 3rd यूनिट के लिंक दे दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, जो पिछले 10 साल से हमारे एग्ज़ाम में आए हैं, पंजाब बोर्ड के एग्ज़ाम में आए, सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, और दिया गया कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया है, 2011 में आया है, ठीक है, किस सेट में आया है, ए सेट में आया है कि कौन से सेट में आया है। 24 मतलब 24th नंबर पे क्वेश्चन था, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नंबर पे था। सो ऐसे इस तरीके से आप लोगों को गिवन है। डन। सो ये जो न्यूमेरिकल्स है बेटा एक बार करके देख लेना। अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। कल की वीडियो जो होगी वो एमसीक्यूज़ के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाएगी, 100% आ जाएगी। सो उसमें हम लोग ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सितंबर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना क्लियर हुआ हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में पढ़ के नेक्स्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी देन आप लोगों की प्रॉब्लम्स उस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।